हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम चालू करते हैं चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं स्थल रूप के बारे में तो इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि हमारे स्थल पर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख आकृतियों के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे कौन कौन सी आकृतियां होती हैं जो हमारे स्थल पर पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे स्थल पर पाए जाते हैं आपके पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको झील पाए जाते हैं। इसके साथ आपको नदियाँ पाई जाती हैं। इसके साथ साथ और देखा जाए तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको पर्वत मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं क्या, तो आपको यहाँ पर नहरें, तालाब जैसे कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हम आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर किस किस प्रकार के स्थल के रूप, मतलब कि अर्थ के ऊपर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। आइए हम इसी के साथ चालू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इससे संबंधित वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए चालू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। तो बोला, देखो कह रहा है यहाँ पर क्या, यहाँ पे कह रहा है कि आपने इनमें से कुछ स्थल रूपों के बारे में जरूर देखा होगा या आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा। जैसे चित्र 6.1 में हम इसको देखेंगे। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान नहीं है। मतलब कि पृथ्वी की जो लेयर है वह ऐसे एकदम प्लेन नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। मतलब विभिन्न प्रकार के स्थल का मतलब होता है लैंड फॉर्म है। लैंड के कई सारे अलग अलग तरीके हैं या फॉर्म बनाए गए, अलग अलग रूप में मिल जाते हैं। कहता है स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंच नीच और कुछ समतल है। कुछ ऊंचा है, कुछ नीचा है, तो कुछ समतल है। ऐसे प्लेन मिल जाते हैं। कहता है ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मतलब इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो दो प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें से धीरे धीरे गति हो रही है। मतलब हम जिस पे खड़े होते हैं वो आगे की ओर क्या हो रहा होता है, वह मूव हो रहा होता है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। मतलब यदि इस प्रकार से पृथ्वी चल रही होती है और किसी से यदि टकरा जाए तो यहाँ पर ये पृथ्वी ऊपर की ओर निकल जाती है। मतलब कि ये ऊपर की ओर ऐसे हो जाती है। लेकिन कहीं पर यदि ये उल्टे दिशा की ओर जाती है तो दो क्षेत्रों से अलग जा रही है, तो आपकी जो पृथ्वी है वो नीचे की ओर क्या जाएगी, धंस जाएगी। तो नीचे की ओर धंस जाती है। वही कह रहा है कि कहीं कहीं पर इस प्रकार की गति होने के कारण आपकी पृथ्वी सतह ऊपर आ जाती है तो कहीं कहीं पर सतह नीचे की ओर चली जाती है। जैसे क्या ये इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारे यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं। तो कह रहा है हमारे पास पर्वत है, हमारे पास पठार है, पर्वतों का श्रृंखला है, घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, मैदान है हमारे पास सहायक नदियाँ हैं, हमारे पास कुछ नदी है, झीलें होती हैं, वितरिकाएँ होती हैं, प्रायद्वीप होता है, स्थल संधि तट होता है। इसके साथ नदी मुहाना होता है, डेल्टा होता है, जल संधि द्वीप होते हैं। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर आपको अर्थ के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार के पाए गए स्ट्रक्चर को ही हम क्या नाम देते हैं, स्थल रूप कहते हैं। ठीक है। आइए देखिए कहता है क्या, कहता है दूसरी प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। तो देखो हमने देखा पहले क्या, यहाँ पर पहली प्रक्रिया कहते हैं आंतरिक और दूसरी को हम कहते हैं बाह्य कहते हैं। अब आंतरिक का मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर होता है, जो पृथ्वी के अंदर होता है। और बाह्य का मतलब होता है जो पृथ्वी के बाहर होता है। पृथ्वी के अंदर जो होता है वह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण होता है, प्लेट टेक्टोनिक के कारण होता है। लेकिन जो बाहर होता है वो आपके कई प्रकार के चीजों के कारण होता है, जैसे कि पानी के कारण होता है, हवा के कारण होता है, आपके जल सॉरी हवा के कारण हो गया, प्रकाश के कारण होता है, और उसके साथ साथ मानव के कारण होता है। ऐसे कई सारे कारणों से बाह्य प्रभावित होते हैं।
इसमें तो कह रहा है कि बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। हमारे पास जो बाहर के चट्टान होते हैं इसके ऊपर लगातार आपके सनलाइट पड़ने से, लगातार बारिश होने से, लगातार हवाओं के चलने से ये क्या होता है तो टूटता रहता है। पृथ्वी सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। यदि हमारे पास ये सतह है और ये टूट जाए और ये टूट करके क्या हो जाए, बिखर जाए, तो इसी को आप कहते हैं क्या, अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है, मतलब कि जहां पर यह अपरदन हो रहा है ये नीचे की ओर हो जाएगा, मतलब कि जो पहले ऊपर था वो नीचे की ओर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सतह थी वो घिस चुकी है। अब यह कह रहा है जब इस प्रकार से नीचे की ओर हो जाता है तो इसी को कहते हैं निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग भागों में बांटने का काम करते हैं। तो कह रहा है कि इस प्रकार का जो निक्षेपण होता है, इस प्रकार का जो निक्षेपण होता है, ये निक्षेपण किससे होता है तो जल से होता है, वायु से होता है और बर्फ से होता है। किससे होता है तो इन तीनों चीजों से देखने को मिल जाता है। आगे बात करता है क्या, पर्वत के बारे में बात करता है। कह रहा है पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आकार चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे कि आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है, जैसे कि हमारे पास हिमालय। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है तो वो और ज़्यादा डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। कहता है कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जो बर्फ की नदियां होती है, बर्फ की नदियां जो होती है, बर्फ की नदियों को ही हम कहते हैं क्या, हिमानी कहते हैं, हिमानी। ठीक है। कहता है कि यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है और यहाँ पर लोगों को सरवाइव करने के लिए जगह नहीं बचती। वहाँ का जो क्लाइमेट है वह इनके लिए सफिशिएंट नहीं होता। कहता है वहाँ का धरातल खाड़ी ढाल वाला होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कितना ज्यादा ढाल है, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकता है, जिसे श्रृंखला कहते हैं। यदि पर्वतों को लगातार एक तरीके से सजाया जाए तो इनकी जो आप व्यवस्थित क्रम देख रहे हैं, इनका जो आप क्रम देख रहे हैं, इसी क्रम को आप क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। इसी को आप कहते हैं श्रृंखला। और जब ये श्रृंखला आपकी पहाड़ियों की होती है तो उसे हम कहते हैं पहाड़ी श्रृंखला, और जब ये श्रृंखला पर्वतों की होती है तो उसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहाड़ियों के और पर्वतों की श्रृंखला देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है, कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। मतलब कि ये कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जा रहा है तो एक यहाँ पे जाएगा, फिर एक यहाँ पे जा रहा है तो एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ जा रहा है तो एक यहाँ जाएगा। मतलब कि ऊपर जिस क्रम में जा रहा है ठीक उसी क्रम में नीचे चला भी जा रहा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग हमेशा ही क्या रहेगा तो बराबर रहेगा। इसीलिए कुछ जगहों के पर्वत श्रृंखला को हम कहते हैं समानांतर पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यह सैकड़ों किलोमीटर में फैला होता है। हिमालय, अल्पास और एंडीज क्रम एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये काफी लंबी दूरी तक फैला हुआ है। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब कि इनकी जो ऊंचाई होती है वो कुछ लोगों की अलग होती है, जैसे कि हिमालय की अलग है, आपकी अल्पास की अलग है, आपकी एंडीज की अलग है। ऐसे ही यहाँ पे पर्वतों की जो ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है, और इनके ऊपर का जो साइज होता है वो भी अलग अलग होता है। कहता है पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। हमारे पास जो पर्वत पाए जाते हैं वो पर्वत कितने टाइप के होते हैं तो तीन टाइप के हमारे पास पर्वत बताए गए हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास मेजर पर्वत देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या,
कह रहा है कि हमारे पास जो पर्वत है, हमारे पास पहला पर्वत है आपका बलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? बलित पर्वत। दूसरा हमारे पास है आपका भ्रंशतोथान 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 पर्वत है। तीसरा कहता है ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा है? तो ज्वालामुखी पर्वत है। तो हमारे पास तीन टाइप के पर्वत पाए जाते हैं, ए, बी और सी। कह रहा है यहाँ पर आगे, आइए बात करते हैं हर एक पर्वतों के बारे में। तो कहता है कि हिमालय तथा अल्पास पर्वत कहता है तो बलित पर्वत है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आपका आता है कि जो हिमालय है, हिमालय और आपका जो अल्पास है, ये किस टाइप का पर्वत है? तो ये आपका बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो ये आपका बलित पर्वत है। बलित का मतलब होता है जब दो चट्टाने आपस में मूव करती है, तो मूव करने से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसी को हम कहते हैं बलित पर्वत कहते हैं। कहता है जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित श्रृंखलाओं में से एक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा या पुराना बलित पर्वत कौन सा है? तो वह है आपका अरावली रेंज है। कौन सा है? तो अरावली पर्वत है। यहाँ पे कह रहा है कि अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस चुकी है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई भी कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वतों में से एक माने जाते हैं। तो ये यहाँ की पर्वतों की कुछ खास विशेषताएं मिल जाती हैं। यह कहता है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं भ्रंशोत्थान पर्वत कहते हैं। मतलब कि ये हुआ कि जब कोई दो चट्टाने आपस में घिसक जाए, तो घिसक जाने से बीच का जो गड्ढा तैयार होता है, इसी को हम कहते हैं भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश। और जब भ्रंश का उत्थान होता है, तो उससे जो आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे भ्रंश उत्थान पर्वत कहते हैं। तो कह रहा है क्या? कह रहा है कि जब बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो उसे कहते हैं भ्रंशोत्थान पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि ये जो पार्ट था, ये ऊपर की ओर जा चुका है और दोनों बीच का पार्ट नीचे की ओर आ चुका है। तो इससे जो तैयार हो रहा है इसे कहते हैं भ्रंश उत्खंड भ्रंश कहते हैं। कहता है कि ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड उत्खंड या हास्ट तथा नीचे धंसे हुए पार्ट को द्रोणिका कहते हैं। जैसे ग्रोबेन भी कहते हैं। इसके कहा जाता है, इसे कहा जाता है द्रोणिका, और इसे जो कहा जाता है इसे कहते हैं आप लोग क्या? उत्कंठ या हार्स्ट भी कहते हैं। हार्स्ट भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर आगे बात करता है क्या? यहाँ पर हमारे पास कहा जाता है कि यूरोप की राइन घाटी तथा बास जेस पर्वत इस तरह के पर्वतों के तंत्र का उदाहरण है। मतलब किस प्रकार के जो आपको पर्वत पाए जाते हैं, इस प्रकार के पर्वत कौन कौन से हैं? तो इसका आपका है राइन घाटी है, राइन घाटी है। और जो दूसरा है वो है आपका बास जेस है। कौन है आपका? तो बास जेस है। ये दो घाटियां ऐसी है जो पर्वत श्रृंखला है, जो आपका भ्रंशोत्थान पर्वतों के माध्यम से बनते हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार के भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वह ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है, जापान का फ्यूजियामा है, ये दोनों के दोनों जो पर्वत हैं वह इसी प्रकार के पर्वत हैं। तो बात आता है कि जो ज्वालामुखी होती है या ज्वालामुखी पर्वत की बात करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से पर्वत है? तो हमारे पास दो पर्वत है। पहला है हमारे पास किलिमंजारो है। यदि हम बात करते हैं किलिमंजारो के बारे में, तो जो किलिमंजारो है वो कहाँ पर है? तो ये है आपका अफ्रीका में है। ये कहाँ पर है? आपका अफ्रीका में है। दूसरा आपका फ्यूजियामा। जब हम बात करते हैं फ्यूजियामा के बारे में, तो जो फ्यूजियामा है ये आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका जापान में। ये जो दोनों के दोनों ज्वालामुखी है, सॉरी पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत से बना हुआ है। कहता है पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, फायदेमंद होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं क्योंकि ये पानी को इकट्ठा करते हैं।
बहुत सी नदियों के स्रोत होते हैं, जैसे कि यहाँ से काफी ज्यादा मात्रा में नदियां निकलती भी है। स्थित हिमानियों से इसमें पानी निकलती रहती है और जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं, इरिगेशन के लिए, पानी के बिजली उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। नदी, घाटी तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे कि गोंद, रेजिन जैसे चीजें प्राप्त होते हैं। तो क्लास यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास पर्वतों से किन किन प्रकार की विशेषता प्राप्त होती है, या पर्वतों से क्या लाभ है। पर्वतों से यहाँ पर लाभ की बात कर रहा है। तो पर्वतों से यदि लाभ की बात करते हैं तो हमारा पहला लाभ क्या है। पहला लाभ तो यहाँ पर यह हो गया कि ये नदियों का स्रोत है। ये क्या है, तो नदियों का स्रोत है। दूसरा यदि बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये दूसरा है आपका जलाशयों जलाशयों का स्रोत ही जलाशय, क्योंकि ये यहाँ पर तथा हमारे देश के लोगों की जरूरतों को, पानी की जरूरतों को पूरा करता है, तो ये जलाशय का भी काम करता है। ठीक है, यहाँ तक। थोड़ा सा और यदि बात करते हैं इसके बारे में, तो इसका उपयोग और कई सारे कामों के लिए किया गया। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा गया है, जीव जंतु के लिए, गोंद के लिए, घरों को बनाने के लिए, ऐसे कुछ चीजों के लिए यहाँ पर बड़े तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया। तो आप लिखेंगे तीसरे पॉइंट में, यहाँ पर सिंचाई के लिए किया गया इसका इस्तेमाल। सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। पनबिजली उत्पन्न करने के लिए, पनबिजली उत्पन्न करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। इसका इस्तेमाल और किया जाता है किसके लिए, तो यहाँ पर खेती करने के लिए काम इसके करते हैं, खेती के लिए। तो ऐसे कई सारे कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और प्राकृतिक उत्पाद मतलब होता है जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं ना, हम उनको भी यहाँ से निकालते हैं। जैसे कि रेजिन हो गया आपका, रेजिन, और हो गया आपका गोंद हो गया। ऐसे कुछ चीज़ों को निकाला जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग हैग ग्लाइडिंग, रिवर शिफ्टिंग तथा सिकिंग पर्वतों के प्रचलित खेल होते हैं, जो पर्वतों पर ही खेले जाते हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां पर इस प्रकार के खेल किए जाते हैं। तो मुझे तो नहीं पता है कि ये खेल कहाँ कहाँ खेला जाता है। यदि आप लोग को पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए कि ये खेल कहाँ कहाँ पर भारत में देखने को मिल जाते हैं। आगे वापस कहता है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो ज्वालामुखी पर्वत कहाँ कहाँ पर है, आपको मैंने अभी बताया था। पहला है आपका किलिमंजारो में है। तो किलिमंजारो जो है वो कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था ये कि ये अफ्रीका में है आपका। दूसरा क्या कहता है, क्या दूसरे की बात करते हैं इस प्रकार के ज्वालामुखी के बारे में या ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। तो ये वो है आपका पर्वत में फ्यूजियामा की बात करते थे हम लोग। तो जो फ्यूजियामा है, वह फ्यूजियामा कैसा पर्वत है, तो वह एक टाइप का ज्वालामुखी पर्वत है। अब हम बात करते हैं पठार के बारे में कि पठार क्या होता है। कहता है पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। ये कुछ इस टाइप के होते हैं, इसको कहते हैं पठार। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। जैसे कि ये ढाल देख रहे हो, खड़े खड़े। तो इस प्रकार के आपको क्या मिल जाती है, पठार देखने को मिल जाती है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ सौ मीटर से लेकर के हजारों मीटर की ऊंचाई तक हो सकती है। मतलब ये हुआ कि इसकी जो हाइट है, वो हाइट 1000 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। कहता है पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। मतलब ये कि ये जो जितने भी पठार हैं, ये सब के सब पठार कैसे हैं, तो ये सब पठार पुराने हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से लेकर के 6000 है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि पामीर की पठार कहाँ पर है। तो पामीर की जो पठार है वह हिमालय में है और इसकी ऊंचाई 4000 से लेकर के 6000 आपको मीटर देखने को मिल जाता है। कहता है पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इन उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से
खनन क्षेत्र पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज जैसे कुछ बड़े बड़े आपके भंडार पाए जाते हैं। कहता है पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात है जहाँ पर आपका फॉल तैयार होते हैं, क्योंकि ये नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, तो देखो यहाँ पर जो हुंडरू जलप्रपात बनाया गया है, वाटरफॉल बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? तो छोटा नागपुर के स्वर्ण रेखा रिवर के ऊपर बनाया गया है। कर्नाटक में आपको मिलता है जोग जलप्रपात, कर्नाटक में है आपका जोग जलप्रपात। तो देखो ध्यान देना कि आपके पास क्या है, तो छोटा नागपुर। यदि हम बात करते हैं छोटा नागपुर के बारे में, तो छोटा नागपुर में क्या है? छोटा नागपुर में है आपका हुंडरू है, छोटा नागपुर में हुंडरू है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो जो कर्नाटक है हमारे पास, कर्नाटक में क्या आपके पास? तो जोग है, क्या है? जोग। कहता है इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता अधिक होती है। कहता है जो उपजाऊ है और ये खेतों के लिए अच्छी मानी जाती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों के लिए काफी ज्यादा दर्शनीय होते हैं और ये आकर्षक का काम करता है। इसीलिए विश्व के कुछ देश इसी को केवल देखने के लिए यहाँ पर आने का काम करते हैं। अब बात करते हैं मैदान के बारे में। मैदान समतल भूमि के एक बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। मतलब कि ये हमारा यदि ओशन है, तो इस ओशन से मात्र 200 मीटर की ऊंचाई तक, मात्र 200 मीटर की ऊंचाई तक जो आपको मिलता है उसे आप मैदान कहते हैं। यहाँ पे कहता है कि कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंकित होते हैं। हमारे पास जो मैदान होते हैं वो अलग अलग किस्म के देखने को मिल जाते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित करती रहती है, मतलब कि उन्हें घिसने घिसने का काम करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के ऊपर देख लो भी, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा पीछे बैक करना, वहां पर आपको मैंने बता रखा है कि मैदान कैसे हैं और कैसे बनते हैं। कहता है कि ये अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर लेके जाता है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट के वो घाटियों में निक्षेपण कर देती थी और इसी निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। जब यहाँ पर आपके पानी आती है और ये यहाँ पर छोड़ देती है, तो यहाँ पर जो तैयार होता है निक्षेप, इसी निक्षेप से यहाँ पर कुछ जगहों पर क्या तैयार हुआ है, तो मैदान तैयार हुआ है। कहता है सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले समूह होते हैं। मतलब ये हो गया कि जो मैदान जहाँ होगा वहाँ पर आपका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा अधिक होगा। जैसे कि इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया होगा आपका, चाइना हो गया आपका, या फिर आप पूरा पूरा ले सकते हैं, आप साउथ चाइना के बारे में आप कह सकते हैं, साउथ एशिया के बारे में आप कह सकते हैं। यहाँ पे कहता है क्या, कहता है कि नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहता है एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में युगत्से नदी का मैदान और इसके प्रमुख सहायकों का उदाहरण इसमें शामिल किया जाता है। कहता है मैदान मनुष्य के रहने के लिए एक सबसे उपयोगी क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है, जो बैलेंस आपको लैंड को दे सके और वहाँ पर खेती या फिर आप घर को बना के रह सके। यहाँ पे कहता है क्या, कहता है कारण ये भाग खेती के लिए कभी उपयुक्त होता। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था। मतलब ये हो गया कि जो गंगा है, गंगा काफी ज्यादा क्या थी, तो विकसित थी और प्रसिद्ध थी। क्या थी, तो विकसित थी और प्रसिद्ध थी। तो ये विकसित किसके लिए थी, क्योंकि उसके पास क्या था, तो इसके पास सेल्फ डेवलपमेंट था। सेल्फ डेवलपमेंट की पॉलिसी इसने इसको प्रभावित की थी। आगे कहता है क्या, स्थल के रूप और लोग, मतलब कि स्थल के ऊपर किस प्रकार के रूप देखने को मिल जाते हैं और लोग मिल जाते हैं। कहता है स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्यावरणीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है क्योंकि ये बदलते रहते हैं। कहता है मैदानी क्षेत्र का जीवन
पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में भी आप देखेंगे तो उनका जो क्षेत्र होता है वो अलग अलग देखने को मिल जाता है। कहता है कि घर का बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल मार्गों या स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों का पता लगा सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं, क्योंकि इसके कारण हमारे पास समय नहीं बचता और ये हमारे घर में घुस जाता है और हमारे घर में आसानी से इसे कंट्रोल कर देता है, इसलिए इससे जान माल की अधिक क्षति होती है। कहता है ना, आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम उनमें अपनी आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या कर रखा है, तो हमने यहाँ पर रिवर के चारों ओर अर्ली वार्निंग अलर्ट सिस्टम को लगा दिया है, जिससे कि यहाँ से जो भी काम होगा वो यहाँ पर आसानी से लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे कहता भी है कि हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देती है और हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का क्या करते हैं, उपयोग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। कहता है कि उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका कुछ न कुछ पाठ देने का काम करें। तो क्लास ये है, आप जो डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम बताता है कि यहाँ पर किस प्रकार से लोगों का कल्चर था, लोगों की सभ्यताएं थी, लोगों का विकास था, जो बढ़ने को बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। तो क्लास ये टॉपिक अब खत्म होता है। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।